नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बात करूंगा रिसर्च एप्टीट्यूड्स में प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर, यानी समस्या की पहचान पर बात करेंगे हम। इससे कि पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं रिसर्च क्या होता है, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन रिसर्च कर सकता है। फिर हमने बात किया है कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी शोध के सोपान क्या होते हैं, किसके बाद क्या करते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, किसी भी आप रिसर्च को जब करने जाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम की पहचान करनी पड़ेगी, एक आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका विषय क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आप किस बात पर रिसर्च करेंगे। तो जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान, बाधा की पहचान। तो देखिए, वो पहला स्टेप है, इसी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत व्यवहारिक और सामान्य बात करेंगे जो समझने लायक हो, किताबी बातें नहीं करेंगे, किताब से हट के करेंगे, प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो रिसर्च में एक रिसर्चर को देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। तो आइए, तो ये पहला स्टेप है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, समस्या की पहचान। समस्या की का चयन और समस्या की पहचान में मैं बताया था डिफरेंस। उपयुक्त शब्द मुझे मालूम लगता ऐसा पड़ता है कि समस्या की पहचान करना ये ज़्यादा उपयुक्त है मेरे अनुसार। और कई लोग इस बात से सहमत हैं कि समस्या की का चयन नहीं, समस्या की पहचान की जाती है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है रिसर्च में। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या होती है, यानी समस्या क्या है। अनुसंधान की समस्या, शोध की समस्या पर बात करेंगे हम मुख्यतः। और वो जो प्रॉब्लम है आपको कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है उसका, मतलब इस बात पर चर्चा करेंगे कि आप समस्या जब चयन करते हैं तो क्या क्या सोर्स है जहाँ से आप ढूंढ सकते हैं उसको, वहाँ से आप पहचान कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि समस्या जो आप पहचान कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, यानी उस प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान, यानी पहचान करते समय किन किन बातों की ध्यान आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए प्रॉब्लम को ढूंढते समय, प्रॉब्लम की पहचान करते समय। और फिर हम बात करेंगे कि प्रॉब्लम कितनी तरह की होती है। इन्हीं सब हम फोकस्ड रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च को करने के लिए क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, प्रॉब्लम जो है, अगर सामान्य अर्थ में प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम किसी कार्य को करने में जो बाधा उत्पन्न हो रही है वही प्रॉब्लम है। आपके लिए बाधा जो है वही प्रॉब्लम है। यानी कि किसी कार्य को आप क्यों करते हैं, जब आपको कोई आवश्यकता होती है। तो अगर हम सिंपली लिटरली अगर इसको डिफाइन करना चाहे कि व्हाट इज प्रॉब्लम, समस्या क्या है, तो हम कहेंगे कि आवश्यकता पूर्ति में, जो आवश्यकता पूर्ति के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम समस्या कहेंगे। बाधा, फिर वही बात, समस्या ही बाधा है। तो अगर हम कहेंगे कि मुख्यतः हम नीड पर फोकस करते हैं, इसमें आवश्यकता पर, उपयोगिता पर। तो जब भी आपको नीड होती है किसी चीज की तो आप उसको सर्च करते हैं, आप उसको नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं और फिर आप उसमें जाकर ढूंढते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। और जब गहन अध्ययन करते हैं तो आपकी जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में जो भी बाधा उत्पन्न होती है, जो भी आपको लगता है कि ये हमारी बाधा है, इसमें ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो वो विषय जो है आपकी समस्या हो जाती है रिसर्च में। अगर मैं ठीक से समझा पाया हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो आपको प्रॉब्लम खुद ब खुद दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी तो तब आप उसमें उसके बारे में अध्ययन करेंगे, उसको पाने का प्रयास करेंगे। और जो आप पाने के प्रयास करेंगे तो एक समस्या आपको दिखने लगेगी कि ये हमारा समस्या है। तो जिसको आप पाने का प्रयास करते हैं वही रिसर्च में एक समस्या है, वही एक प्रॉब्लम है। रिसर्च के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं। तो सबसे जरूरी प्रॉब्लम क्या है, तो ये नीड पर डिपेंड करता है। ठीक है,
जब नीड आवश्यकता होती है आप उसके बारे में पता करते हैं, वो प्रॉब्लम आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि जब प्रॉब्लम कितने तरह की, फिर हम ये बात करेंगे, सीरीज इधर उधर हो गया लिखते समय, लेकिन टाइप्स हम देखते हैं कि टाइप्स क्या हो सकता है, प्रॉब्लम की क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए, टाइप्स तो हम कितने तरह की समस्याएं कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हम मान के चलते हैं कि दो तरह की समस्याएं होती हैं। एक होता है पर्सनल, यानी कि इंडिविजुअल, आपकी व्यक्तिगत समस्या, और दूसरी होती है सोशल, सामाजिक समस्या। रिसर्च में हम पहले ही बात करते हैं कि हम प्रॉब्लम पर, व्यक्तिगत पर कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप रिसर्च करते हैं, बेशक उसको भी आप सॉर्ट आउट करने के लिए, उसको भी खत्म करने के लिए आप एक रिसर्च करते हैं, लेकिन हमारा उस रिसर्च से कोई ताल्लुकात नहीं है, हम उस रिसर्च की बात यहां नहीं करेंगे। हम रिसर्च करते हैं, डॉक्टरेट डिग्री के लिए रिसर्च करते हैं, हम किसी समस्या का सामाजिक समस्या का समाधान के लिए रिसर्च करते हैं, मेरा फोकस उस पर रहेगा। लेकिन हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि व्यक्तिगत समस्या के लिए रिसर्च नहीं किया जाता है, वो भी किया जाता है, अपने स्तर पर लोग करते हैं। लेकिन हमारा जो रिसर्च एप्टीट्यूड्स है, यूजीसी नेट के एग्जाम में जिससे सवाल आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ। पीएचडी जिस पे करते हैं लोग, उसको ध्यान में रख के मैं बता रहा हूँ। तो हमारा मतलब है कि सिर्फ सामाजिक समस्या से, सोशल प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करते हैं इन पीएचडी। तो चलिए, अब सोशल जो प्रॉब्लम है, सामाजिक समस्या है, ये भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कोई दार्शनिक समस्या, ऐतिहासिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक मुद्दों पर कोई समस्या, नक्सलवादियों की समस्या, आतंकवादियों की समस्या। ठीक है, आतंकवाद से देश जूझ रहा है, ये भी एक समस्या है, कैसे खत्म किया जाए। नक्सलवाद भी एक समस्या है, उसको खत्म कैसे किया जाए। किसानों का आंदोलन चल रहा है, ये देश के सामने बहुत बड़ी समस्या है, सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है। तो अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती है, लेकिन इन सारी समस्याओं को हम एक पॉइंट में अगर रख सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का, खुद रिसर्चर का खुद का कोई ज्यादा रोल नहीं रह जाता है। मतलब ये उसके, वो भी समाज, रिसर्चर भी समाज का एक हिस्सा है, वो अंग है, तो उससे, उस समस्या से वो व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि वह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, वो एक समाज की समस्या है। और ऐसे ही विषयों पर विश्वविद्यालयों में एजेंसीज, मतलब जो सरकार की एजेंसियां हैं, वो रिसर्च करती है। विश्वविद्यालय में आप ऐसे ही रिसर्च करेंगे। तो मैंने अभी तक बात किया कि समस्या क्या है, फिर बात किया समस्या कितनी तरह की होती है। अब हम बात करते हैं कि समस्या जो है कैसी होनी चाहिए। हाँ, समस्या कैसी होनी चाहिए और समस्या का सोर्स क्या है। तो आइए हम एक एक करके बात करेंगे कि समस्या जो है, पहले हम बात करते हैं कि सोर्स क्या है, कहां से हम समस्या ढूंढते हैं रिसर्च में, कहां से। तो आइए, कहां से सोर्स, फ्रॉम वेयर, कहां से मिलती है भाई समस्या। तो देखिए, समस्या, कोई भी समस्या जो होगी, वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी प्रकृति क्या है। तो सबसे पहले तो हमें समाज से ही मिलती है। हम चूंकि ह्यूमैनिटीज से और सोशल साइंस का विषय है मेरा, तो हम फोकस्ड इसी पर रहेंगे। तो देखिए, अगर आप समाज को ठीक से समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज में आपको प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो समस्या का सोर्स जो है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में सोसाइटी है, समाज है। तो अगर आपको समाज की समझ है,
तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। अगर आपको लिटरेचर, साहित्य की समझ है, साहित्य की समझ है, साहित्य में आप रुचि रखते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज से ही जुड़ा हुआ है। साहित्य क्या है? समाज को देखने का आईना है, समाज को समझने का आईना है, समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। तो इसका अर्थ क्या है कि आप लिटरेचर में उस समाज को देखते हैं जिस समाज में आप रहते हैं, अपने से पहले वाले समाज को देखते हैं, ठीक है, और इसके आधार पर आप आगे आने वाले समाज की, फ्यूचर में आने वाले समाज की कल्पना करते हैं, कैसा होगा, क्या है। तो मुख्य रूप से हमारे कहने का मतलब यह है कि लिटरेचर से भी आपको समस्या की पहचान आप कर सकते हैं अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो। लिटरेचर का यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदी, संस्कृत और ये सब। लिटरेचर मतलब कि उस विषय में, जैसे आप इतिहास का, ऐतिहासिक आपकी समस्या है, चाहे आप इतिहास के विद्यार्थी है, तो इतिहास में जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो जिस बारे में जो आपकी समस्या आप निकाले, अगर उसके बारे में आपको जानकारी है, यानी कि कहने का मतलब, मैं अगर क्लियर करूं, ल्यूसिड लैंग्वेज में बात करूं, कि जो साहित्य, जो किताबें, जो पुस्तकें पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, पहले से समाज में हैं, उन सभी का आपके पास समझ है, ज्ञान है, आप पढ़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो फिर आप वहां से भी समस्या निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए, रिसर्च जो है ना, रिसर्च इसके नाम में ही है कि आप सर्च करते हैं, पुनः सर्च करते हैं, फिर से ढूंढने का प्रयास करते हैं। यानी कि आप कोई पूर्णतः नई बात नहीं कहते हैं, आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में, जो नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है, जो नॉलेज विद्यमान है, उसी में कुछ नया जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अलग बताने का प्रयास कर रहे हैं। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कुछ नया जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जोड़ने का प्रयास कर, यानी कि कुछ पहले से भी है। जो चीजें एकदम नहीं है, कभी जाना ही नहीं गया, उस पर रिसर्च नहीं होता है, उसकी खोज की जाती है। तो यही अंतर है डिस्कवरी एंड रिसर्च में। डिस्कवरी पूर्णतः नई बात कही जाती है, खोजी जाती है। डिस्कवरी खोज है, से आग पर रिसर्च नहीं हुआ, आग की खोज हुई। तो आप देख रहे हैं ना, आग की खोज हुई, भारत को खोजा गया। कोई नई बात जो है बताया गया। लेकिन रिसर्च जो है वो होता है कि पहले से कुछ चीजें अवेलेबल है और उनको हम अध्ययन करके कुछ नया उसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये होता है रिसर्च। तो हम बताया कि समाज से आप प्राप्त कर सकते हैं, लिटरेचर से प्राप्त कर सकते हैं, और इन सबके बीच में नीड इसके केंद्र में है। जो आवश्यकता जो है इसके केंद्र में है। आवश्यकता होगी तभी आप समाज की समझ रखेंगे और तभी आप लिटरेचर की समझ रखेंगे। आपको आवश्यकता है, आर्थिक आवश्यकता है, आपको इच्छा है, और हाँ, तीसरा जो अगर ये हम कहें तो रुचि है, जो आपका इंटरेस्ट है। आपकी अगर इंटरेस्ट होगी तो भी आप समस्या का चयन कर लेंगे रिसर्च करने के लिए। इसके बाद क्या, जीवन को अगर आसान बनाने की कोशिश करते हैं, इजी, अगर जीवन को आप इजी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को, समाज के जीवन को, तो आप समस्या की पहचान कर सकते हैं, क्योंकि यह भी एक आवश्यकता हो गई। पांचवा अगर और आगे बढ़ाएं तो, अगर आप सोशल हेल्प की अल्ट्रुइस्टिक क्राइटेरिया आपके पास है, परोपकार की भावना रखते हैं, अगर सोशल हेल्प अगर करने की आपको चाहते हैं, आपकी इच्छा है, अगर इंटरेस्ट है कि हम सोशल हेल्प कर सकें,
हम खुद दूसरों के लिए जीने की भावना अगर रहेंगी, सोशल हेल्प को हम कहते हैं दूसरों के लिए, दूसरों के लिए अगर आपको कुछ करने की भावना अंदर होगी तो आपको रिसर्च के लिए प्रॉब्लम मिल जाएंगी। छठी बात अगर करें, अगर ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से अगर इन जितनी बातें लिख रहे हैं उसके मूल में एक ही बात आएगी, नीड। किसी भी तरह की नीड है, लेकिन हम बस उसी को बढ़ा रहे हैं आपकी समझ को विकसित करने के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम को कहां से ढूंढते हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हम बात करते हैं, देखते हैं कहां तक हम बात कर पाते हैं इसके बारे में। छठा जो हमारा पॉइंट है, ये जो यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, जो ना वर्ल्ड है, वह एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री है, रहस्य है। एक जगत जो है ना, ये ब्रह्मांड है, एक रहस्यों से भरा हुआ है। अगर उन रहस्यों को उजागर करने की आपको इच्छा है, आपको इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में पहले भी बता चुका हूं कई तरह के, तो आप वर्ल्ड मिस्ट्री को अगर समझना चाहते हैं, यानी यूनिवर्स मिस्ट्री को, तो भी आप समस्या का चयन कर सकते हैं। अगर हम सातवां इसी को विस्तार में अगर करें, इसी बात को बढ़ाएं अगर, तो अगर आपको इकोनॉमिक या इकोनॉमी की जरूरत है, यानी कि अपने जीवन में आप कुछ पाना चाहते हैं, इकोनॉमी कैसे भी, धन संपत्ति, पैसा, रुपया, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों की आपको आवश्यकता महसूस हुई, आप उसको पाने का प्रयास करेंगे, और जब आप उसको पाने का प्रयास करेंगे तो आपको समस्या मिल जाएगी। यानी अपनी इकोनॉमी जो है, आर्थिक, अपने आप को आर्थिक विकसित करने के लिए, समाज को आर्थिक रूप में विकसित करने के लिए भी अगर आप प्रेरित होते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम मिल जाएंगी। और आठवां, अगर हम इसी को खींच रहे हैं, बस केवल हमारा यहां मतलब ये है ताकि आप सोच सकें। आठवां अगर हम बात करें तो कोई कंसेप्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो विद्यमान कंसेप्ट है, लेकिन आपको लग रहा है ये बहुत गूढ़ है, ये बहुत दार्शनिक बातें हैं, इसको हम आसान करें, जनरलाइज करें। तो किसी कंसेप्ट को, किसी गूढ़ रहस्य को, किसी कठिन बात को जब आप आसान करते हैं तो आपको एक समस्या दिख जाएगी। इसका उदाहरण बहुत सटीक मैं देने का प्रयास कर रहा हूं कि जो गीता का जो ज्ञान है, संस्कृत में, मूलतः गीता जो है संस्कृत में, लेकिन जब तक गीता का हिंदी अनुवाद नहीं हुआ था, जब तक गीता का और भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ था, तब तक गीता का सार जो है, तब तक गीता का महत्व है, वह आम आदमी के बीच में नहीं आया था, वह विद्वानों के बीच की बात। तो विद्वान उसको जैसे चाहते थे वैसे बताते थे, यानी कॉमन पीपल के लिए वह एक रहस्य ही था कि आखिर गीता में लिखा क्या हो। जिसको संस्कृत नहीं आती है उसके लिए गीता पढ़ना मुश्किल था, क्योंकि दूसरी भाषा में उपलब्ध नहीं था। तो ऐसा कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को, स्वतंत्रता सेनानी थे, जब उनको जेल हुआ स्वतंत्रता संग्राम में, तो जब वो कारावास में गए, वहां पर उन्होंने गीता का अनुवाद किया, हिंदी में अनुवाद किया। और जब उन्होंने अनुवाद किया तो समाज के सामने जो लोग संस्कृत को नहीं जानते हैं, जो लोग हिंदी पढ़ते थे, उन लोगों ने गीता का अनुवाद पढ़ा और गीता को समझा कि गीता में वास्तव में है क्या। नहीं तो पहले विद्वान, पंडित मूर्ख बनाते थे। माने पंडित का मतलब वो नहीं मैं कह रहा हूँ, पंडित मतलब, पंडित का अर्थ तो होता है कि जो पढ़ेगा वो पंडित होगा, लेकिन एक पंडित का अर्थ यहाँ पर एक जाति विशेष का भी इस संदर्भ में हो गया है, यानी कि ब्राह्मण। जो लोग संस्कृत को जानते थे लेकिन समाज में ऊंचे रहने की कोशिश करते थे, समाज में अपने आप को बुद्धिजीवी समझते थे, मानते थे, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मानते थे, वो लोग गीता को एक रहस्य बनाकर रखे थे। वो लोग गीता के बारे में अनाप शनाप बातें करते चलते थे, ये लिखा है, वो लिखा है, अलग अपने तरफ से लोग अपने अपने तरीके से उसको व्याख्या करते थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने जब उसका अनुवाद किया, तो जब वो समाज में आया, तब बहुत लोगों ने जाना कि अच्छा, गीता में तो ये बात है, उसका ये मतलब है।
तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी गूढ़ कंसेप्ट को अगर आप उसको हल्का करने का, आसान करने का प्रयास करने की इच्छा रखते हैं तो भी आपको समस्या मिल जाएगी। मिला जुलाकर में हम एक ही बात अगर कहें तो नीड है, चाहे पर्सनल नीड हो, चाहे सोशल नीड हो, चाहे अल्टरिस्टिक आप, क्योंकि देखिए जो भी रिसर्च करता है उसको जो है ना अल्टरिस्टिक होना पड़ता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि रिसर्च जो है वो समाज के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते हैं। हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम को पहले ही खारिज कर चुके हैं। तो ये है कंसेप्ट को आप करते हैं। नवी बात अगर करें, इसी को थोड़ा सा आगे करें, तो अगर आप भाषाओं को की जानकारी रखने में रुचि रखते हैं, अलग अलग भाषा पढ़ते हैं, क्योंकि हम हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी सामान्य जानते हैं कि हिंदी, इंग्लिश, और जो लोग हैं जिसका मदर टंग है वो जानता है देशी भाषाएं। अभी कुछ लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं और देशी भाषाएं जानते हैं, कुछ लोग इंग्लिश जानते हैं। तो देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि नॉलेज जो है उसको एक्सप्रेस करने का मीडियम लैंग्वेज है। तो जितनी भाषा आप जानेंगे ये संभावना होती है कि आपको अलग अलग सूचनाएं मिलेगी, अलग अलग रहस्यों को जानने का मिले, क्योंकि कुछ चीजें इस भाषा में हैं दूसरों में नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप अगर जब कोई अलग भाषा सीखते हैं तो वहां किसी अलग बात को जानेंगे। तो जितना आप अधिक से अधिक भाषा सीखेंगे आपको उतने अधिक से अधिक पॉसिबिलिटी मिलेंगी, उतने तरह की प्रॉब्लम आप समाज के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक अगर हम कहें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज सीखने की अगर रुचि रखते हैं तो भी आप वहां से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने ये 9-10 जो पॉइंट बात किया कि प्रॉब्लम कहां से आप ढूंढेंगे, तो ये सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है, ये दीज आर द सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम। फिर हम जो हमारा टॉपिक है कि प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए रिसर्च के लिए, तो आइए हम उसके बारे में बात कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है रिसर्च की, कैसी होनी चाहिए रिसर्च की प्रॉब्लम। भाई अगर प्रॉब्लम जो है कोई आइडेंटिफाई कर लिया कि हम सूर्य पर जा करके और अपना रिसर्च करेंगे, प्रॉब्लम तो है ये, मान लीजिए कि वो बिना साधन का और ये कहेगा कि हम समुद्र के बीच में जा करके हम प्रयास करेंगे, या साधन उसके पास कुछ है ही नहीं। प्रॉब्लम तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया है। मान लीजिए कि मतलब कि जलीय जीव के बारे में अगर वो अध्ययन कर रहा है और कोई अपनी वो ऐसी प्रॉब्लम को चुन लिया और पहचान कर लिया जो सिर्फ समुद्र के एकदम सबसे गहरे तल में जा करके प्रयास करे और उसके पास साधन कुछ नहीं है, तो क्या एक रिसर्चर को ऐसा प्रॉब्लम चुनना चाहिए जो साधन को ध्यान में नहीं रखे? तो नहीं। तो अब हम इसी पर बात करेंगे कि प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए। तो आइए, कैसी होनी चाहिए यानी विशेषता क्या है, कैसी होनी चाहिए, आप इसको ये कहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए, इसकी विशेषताएं कहिए, जो कहना है कहिए, कैसी होनी चाहिए। तो देखिए पहला तो ये है कि मैं बात करूं कि जो रिसर्चर है यानी कि जो शोधार्थी है, शोध जो कर रहा है, रिसर्चर जो है, उसके इंटरेस्ट का होना चाहिए। इंटरेस्ट का, उसके रुचि का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपका रुचि किसी और में है, आपका मन किसी और में है, आप किसी के दबाव में आकर कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिए, चाहे किसी ने करवा दिया, कोई दूसरा करवा दिया और कहे कि आप इस पर रिसर्च करो, तो पता है रिसर्च बीच में छोड़ना पड़ेगा, आप पूरा नहीं कर पाइएगा उसको। इसका कारण यह है कि आपने उसके अंदर से आपकी आवाज नहीं आई थी उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर। तो रिसर्च करते समय यह ध्यान रखना होता है कि जो आपको अंदर से लगे कि हमारा इंटरेस्ट इस दिशा में है, आपको वही रिसर्च में प्रॉब्लम के रूप में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको समस्या है, आपको इंटरेस्ट है लॉ में, कि हम लॉ के बारे में, कानून के बारे में कुछ जाने समझें ये हो, और आपको किसी
ने बायोलॉजी में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करवा दिया, ये एक प्रॉब्लम है, इस पर रिसर्च करो। आपने आंख मूंद कर ले लिया, क्या होगा? आपके लिए एक बोझ हो जाएगी वो समस्या। लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर लॉ में है, अगर लॉ में आप कर रहे हैं, तो आपको वो मजा देगा, आपको रुचि आएगी उसमें, इंटरेस्ट डेवलप होगा और ज्यादा जानने का प्रयास करेंगे आप उसमें। तो पहला जो है कैसी होनी चाहिए, तो रिसर्चर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स इंटरेस्ट, ठीक है, रिसर्चर्स इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा कि आपके पास साधन क्या है, सोर्सेज क्या है, उसको करने के लिए कौन कौन से मीन्स है, यानी साधन है कि नहीं आपके पास उस समस्या का चयन करने लायक, पहचान करने लायक, उसको ध्यान में रखिए, उसके अनुसार होना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं जो बात बोला था कि आपने एक समस्या ऐसा पहचान कर ली, मान लीजिए कि आप जो है समुद्री विज्ञान के विद्यार्थी है, आप समुद्र के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन आपके पास वैसे कोई स्टीमर नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो आपको समुद्र के बीच में ले जा सकते हैं, आपके पास ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए कोई ऐसा साधन ही नहीं है, और आपका ये इंटरेस्ट है, आपने ऐसे प्रॉब्लम को पहचान कर लिया है, तो फिर आप ये कैसे आप रिसर्च कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी कि रिसर्च के लिए वैसे प्रॉब्लम होना चाहिए जिसका साधन आपके पास उपलब्ध हो, सोर्स है, मीन्स है उस काम को पूरा करने के लिए। तो साधन को ध्यान में रखते हुए आप किसी समस्या का चयन करेंगे। तीसरा जो है, कहता हूं मैं, टाइम एंड मनी, समय और संसाधन ही कहना चाहिए इसमें भी, समय और साधन, संसाधन। तो समय और मनी को आप पैसा नहीं संसाधन करिए, वो यही बात है, ठीक यही बात है, थोड़ा सा बस केवल मनी को फोकस्ड कर दिए हैं। समय, देखिए किसी भी रिसर्च करने में हड़बड़ी की जरूरत नहीं होती है। अगर आप हड़बड़ी किए तो फिर रिसर्च में आप प्रॉपर कंक्लूजन तक, फाइनल कंक्लूजन तक आप नहीं पहुंच पाइएगा। तो धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे थे तो उस समय हमने बात किया था कि एक रिसर्चर को धैर्यवान होना चाहिए, होना पड़ता है, कि अगर वो नहीं होगा तो उसका रिसर्च खराब हो जाएगा। तो आपके पास पेशेंस होना चाहिए, और पेशेंस डिमांड्स टाइम, समय की मांग करता है। ये नहीं कि कल ही एडमिशन लिए, 6 महीना में इधर उधर से कॉपी कस्ट मार के इंटरनेट से ले हो करके जमा कर दिए अपना थेसिस, तो फिर आजकल प्लेगरिज्म में पकड़ा जाइएगा, वापस हो जाएगा, नहीं एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कि आप एक्सेप्ट भी हो गया, तो फिर उससे क्या हासिल कर लिए? नाम के आगे डॉक्टर लगा करके, तो कितने झोला छाप डॉक्टर, बिना बिना पीएचडी किए हुए लोग गांव में डॉक्टर कहे जाते हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। तो क्या हो गया इससे? आपने क्या कर लिया? आप तो चले थे रिसर्च करने, समाज में कुछ नया देने, लेकिन आपने क्या दे दिया? और बोझ बढ़ा दिया उसको। फिर आपकी थेसिस को किसी ने पढ़ेगा तो कहेगा हमारा बेकार है, बकवास है एकदम। तो कहने का मतलब यह है कि आप उसको, किसी भी टॉपिक को लीजिए, किसी भी समस्या का चयन करिए, तो उस पर समय दीजिए। इसीलिए अब तो यूजीसी ने मिनिमम 3 साल कर दिया है कि 3 साल के पहले आप जमा ही नहीं कर सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया बना दिया। नहीं तो पहले था कि लोग जल्दी जल्दी कर लेते थे, कुछ लोग जल्दी कर लेते थे और कुछ लोग लंबा खींचते थे, फेलोशिप जिनको मिलता है। तो खैर, कहने का मतलब यह है कि टाइम को ध्यान में रखा जाता है। तो समय को ध्यान में रख करके प्रॉब्लम की आइडेंटिफाई किया जाता है। समय, कोई इतनी बड़ी समस्या आप उठा लिए जिसको करने में 15 साल लगेगा। आप पीएचडी करने चले हैं, तो पीएचडी करने 15 साल आप पढ़ पाइएगा? आपको संसाधन उतना, समय उतना नहीं मिलता है। 15 साल में पीएचडी क्या कोई ये नहीं है। तो अपने समय को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई, किस तरह का प्रॉब्लम, संसाधन, पैसे, रुपया। मान लीजिए कोई सर्वे कर रहे हैं, सर्वे टाइप ऑफ रिसर्च है आपका, और आपके पास पैसा ही नहीं है, साधन ही नहीं है। आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मिड डे मील है, जो स्कूल में भोजन दिया जाता है बच्चों को, आप इसकी गुणवत्ता और इसकी क्या समाज में सार्थकता है, कैसे इससे बच्चों का जीवन जो है उत्थान हुआ है, कैसे स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी है। मान लीजिए कि आप मिड डे मील पर रिसर्च करना चाहते हैं,
उसकी सार्थकता पर रिसर्च करते हैं, उसके प्रभाव पर रिसर्च करते हैं, एक्सपोस्ट फैक्टो टाइप का रिसर्च करते हैं। मान लीजिए किसी घटना, तो आपको साइट पर जाना होगा, आपको यानी मिड डे मील का अगर कहें तो आपको स्कूल में जाना होगा, जाकर लड़कों से बात करनी होगी, लड़कों गार्जियन से बात करना होगा, टीचर से बात करना होगा, ठीक है, बच्चों से बात, मिड डे मील आप देखेंगे भी कि आखिर ये कैसा है, मतलब किस तरह के भोजन बनाया जा रहा है, पौष्टिकता क्या है, तमाम तरह की बातें करेंगे, योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन दिया, कैसे किया, ये सारी बातें करेंगे। तो आपको घर पे रह के नहीं, लैपटॉप से आप नहीं कर सकते हैं, इंटरनेट से भी नहीं कर सकते हैं, वो ये नहीं, बहुत सारी जानकारी आप इंटरनेट से उपलब्ध कर सकते हैं, लेकिन फील्ड में जाकर के एक्चुअल जो काम है, तो उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए, किराया चाहिए, जाइएगा, खाना पीना रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। आप मान लीजिए आप हैं बनारस के, आप दक्षिण भारत के बारे में रिसर्च कर लें, वहाँ जाना होगा, पैसे नहीं है, फेलोशिप नहीं है, ख़त्म हो गई, तब कैसे करिएगा आप? फेलोशिप मिल ही नहीं रहे, कई जगह तो पीएचडी करने के लिए कुछ दिया ही नहीं जाता है, ऐसे भी यूनिवर्सिटीज है, पीएचडी करिए, कुछ मिलेगा नहीं, पैसा रुपया नहीं मिलेगा। अरे तब कैसे कोई पीएचडी करेगा, हवा पीकर? संसाधन में मनी को मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि पैसे की बहुत जरूरत, मतलब रिसोर्स में पैसा बहुत मायने रखता है, पैसे से ही आगे करेंगे, कहीं जाएंगे। इसीलिए यूजीसी फेलोशिप देता है, बढ़िया यूनिवर्सिटी से करिए, वहाँ फेलोशिप, आईआईटी फेलोशिप देता है, बढ़िया। तो टाइम और समय को ध्यान में रखते हुए भी, टाइम और मनी को ध्यान में रखते हुए भी रिसर्च चुनना चाहिए। चौथा, रिसर्च ऐसा होना चाहिए, चलिए आते हैं, सरल होना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा देख लें, सिंपल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। अब सिंपल कहने का मतलब, सरल कहने का मतलब क्या है यहां पर, कि आपके क्षमता के अनुसार, सरल तो कोई चीज आसान है कठिन है, ये डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी पर। जैसे हम कहते हैं सवाल ये कठिन था और ये सवाल आसान था, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। आप जो आपके लिए कठिन है वो किसी के लिए बहुत आसान हो सकता है, जो आपके लिए आसान है वो किसी के लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो आपके लिए जो सरल का कंसेप्ट है, यानी कि आपके अपनी क्षमता, क्षमता पर, कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, तो वो चुनना चाहिए। पांचवी अगर बात करें कि योगदान की भावना को फुलफिल करें, अल्टरिस्टिक भावना जो है, परोपकार की भावना, परोपकार की भावना जो है वो फुलफिल हो, जिससे समाज के लिए कुछ नया आप कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ कुछ मैं बार बार लगा रहा हूं कि कुछ नया, यानी पहले से कुछ है और आप कुछ उसमें जोड़ रहे हैं, वैसी होनी चाहिए समस्या। अब ऐसा नहीं कि एक ऐसी समस्या जिससे कोई समाज को कुछ ज्यादा मतलब ही नहीं है, तो फिर अगर आप उस पर रिसर्च करते हैं तो वो ठीक नहीं माना जाएगा। किसी रिलीवेंट, करेंट का क्या सिचुएशनल नीड क्या है, इसीलिए देखा जाता है कि आपने से पहले वाले को पढ़िए, जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, तो आपके रिसर्च में उस काम पर पहले क्या क्या हो चुका है, कौन क्या किया है वर्ल्ड में। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप तो किसी प्रकार का पेपर देख सकते हैं, कहीं का भी थेसिस पढ़ सकते हैं। शोध गंगा पर तो सारा थेसिस ही अवेलेबल है, इंडिया में जितने भी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज है उसके सारा शोध, तो आप अपने टॉपिक को डालिए, वहां से उसका थेसिस निकालिए, देखिए कि इस व्यक्ति ने क्या किया है इस पर आपसे पहले। अगर वो कर लिया है वैसा ठीक काम, आप उसको रिपीट नहीं करिए, कुछ नया करने का प्रयास करिए। यानी कि एक योगदान की भावना, एक परोपकार की भावना अगर आपके मन में है तो कुछ नया समाज में आप दे सकते हैं। तो मेरे कहना ये है, पांचवा हो गया। अगर छठी बात हम करें, पांचवा छठा बस आप काउंट करते रहिए, मैं अगली बात कर रहा हूं कि और कैसी होनी चाहिए समस्या। तो देखिए, एक बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि एक रिसर्च में आपको एक गाइड भी मिलता है, यानी कि आपको एक सुपरवाइजर भी मिलता है, जो आपको निर्देशक, शोध निर्देशक मिलता है। आपका और उसका इंटरेस्ट कि उसके अनुसार प्रॉब्लम होना चाहिए। मैं पहला तो रिसर्चर का इंटरेस्ट देखा, अब मैं कह रहा हूं कि जो आपके गाइड है उससे आपका ट्यूनिंग ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी और आइडियोलॉजी के हैं और आप किसी और आइडियोलॉजी की हैं, तो फिर कंट्रास्ट हो जाएगा आपके दोनों के आइडियोलॉजी में।
तो इस बात का को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारा जो गाइड हो हमसे सहमत हो रहा है और आप भी अपने गाइड से सहमत हो रहे हैं, अन्यथा आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है, प्रॉब्लम आती है कई बार कि लोगों को बीच में गाइड चेंज करना पड़ता है। क्यों? तो गाइड चाहेगा कि हम अपने अनुसार काम कराएं और रिसर्चर चाहेगा कि हम अपने अनुसार करें। अब एक उदाहरण के लिए मैं बात, जेएनयू की एक बात है, एक गाइड ने अपने रिसर्चर से, विद्यार्थी से कहा कि तुम अपने रिसर्च में ये दिखाओ कि हिंदी सांप्रदायिक भाषा है, ये कंक्लूजन दो। ये हिंदी जो है वो संप्रदाय विशेष की भाषा है, सांप्रदायिक भाषा है, इससे समाज में सांप्रदायिक गतिविधियों का बढ़ावा मिलता है। अब वो रिसर्चर कंफ्यूज हो गया कि ये बात हम कैसे लिखें, हमको तो समझ में नहीं आता है कि अरे हिंदी सांप्रदायिक भाषा कैसे है। बड़ी बवाल हुआ, वो कोर्ट चला गया। वो गाइड उसको मदद ही नहीं कर रहा था, बोला कि ये लिखोगे, ऐसा करोगे तभी हम मदद करेंगे, हमारे अनुसार करो। और वो गाइड को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि हिंदी सांप्रदायिक भाषा है। वो कोर्ट गया, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में गया, बोला, वहां पर याचिका लगाया कि हमसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है कि तुम कहो कि हिंदी सांप्रदायिक भाषा है। कोर्ट ने फिर हस्तक्षेप किया, फिर उसका गाइड बदला गया, फिर दूसरे गए। ऐसे कई सारे हमारे मित्र हैं जो 2 साल बाद उनको अपना गाइड बदलना पड़ता है, 1 साल बाद गाइड बदलना पड़ता है, कभी कभी तो 3 साल बाद गाइड बदलते हैं, जमा करने से 6-7 महीना पहले गाइड बदलना पड़ता है। क्यों? जब आप रिसर्च को कंक्लूजन देने चलेंगे अपने और गाइड वहां पर ये करेगा कि नहीं ये मत करो ये करो, फिर वहां दिक्कत आएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका प्रॉब्लम है उस पर गाइड क्या विचार रखता है और आपका सुपरवाइजर उस पर कैसा विचार रखता है। या पूरी तरह आप अलग अलग आइडियोलॉजी के होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, संभावना है कि पॉलिटिकल कंट्रास्ट, पॉलिटिकल मोटिवेटेड जो लोग होंगे उसके साथ आपका कंट्रास्ट हो जाए। खैर जो भी है मैं कह रहा हूं, तो यहां पर गाइड की बात, यहां पर सुपरवाइजर की बात, गाइड की बात हो गई। 7वीं बात, अगली बात क्या ध्यान में रखते हैं प्रॉब्लम को हम चुनते समय, कि प्रॉब्लम ऐसी हो जिसका समाधान संभव हो, समाधान संभव हो। यानी कि प्रॉब्लम आप इतना रहस्यात्मक मत चुन लीजिए कि जिसका समाधान ही नहीं है। अब आप प्रॉब्लम ऐसा समझ चुन लिए कि हम सूर्य पर जाकर रिसर्च करेंगे। भाई साहब, सूर्य पर जाकर रिसर्च कैसे करिएगा आप? ये तो आपके काम के आप मनुष्य वहां जा ही नहीं सकता है। अभी तक के अनुसार कोई चीज ऐसी बनी नहीं है जो 15,000 सेंटीग्रेड जो है उसको बर्दाश्त कर सके। कोई ऐसी अभी तो मशीन ही नहीं बनी है कि जो सूर्य पर जा करके रिसर्च हो सके, किया जा सके। यानी आपको ये तो मापन में ही नहीं है समस्या, इसका समाधान ही आपके पास नहीं होगा, तो समस्या ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर 8वीं बात अगर करें कि समस्या ऐसी होनी चाहिए जो किसी का अपमान ना करे समाज में, यानी किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। इस बात पर बहुत डिबेट हो सकता है कि मान लीजिए किसी जाति व्यवस्था पर आप रिसर्च करना चाहेंगे तो कोई जाति विशेष इससे नाराज हो सकता है। इतना तक चलेगा क्योंकि आप भी तो परोपकार के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक बहुसंख्यक वर्ग को ध्यान में रखकर किसी की भावनाओं का आप आहत करेंगे, कोई चीज नुकसान करेंगे, समस्या वैसी भी नहीं होनी चाहिए। और रिसर्च इथिक्स कमेटी होती है हर जगह, हर इंस्टीट्यूट में, हर जहां भी रिसर्च होता है, उससे आपको, अगर मान लीजिए जानवरों पर कोई रिसर्च आप करना चाहेंगे, तो जानवरों पर जब रिसर्च करना चाहेंगे तो चीड़-फाड़ अगर करना हो जानवरों को तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए एक कमेटी होती है। तो कौन किस बात पर आप जो है कौन सी एक्टिविटी करने के लिए परमिशन मिल रहा है उसको ध्यान में रख करके आप, तो कहने का मतलब यह है कि आपको परमिशन की जरूरत होती है, आपको परमिशन चाहिए, आपको क्या बोलेंगे इसके लिए रिसर्च एथिक्स कमीशन, जो रिसर्च एथिक्स कमेटी जो होती है उसकी अनुशंसा भी बहुत जरूरी होती है। अगर ऐसा कोई रिसर्च हो गया तो इसके लिए
ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप सीबीआई जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब डेटा जो है सीबीआई आपको नहीं दे रही है गोपनीयता के कारण, तो आप ये रिसर्च नहीं कर सकते हैं। फिर आपको रिसर्च एथिक्स कमेटी के पास जाना होगा, फिर वो जो अप्रूव करेगा, वो जो आपको अलाउ करेगा, वो जो कहेगा कि हाँ इतने तक आपको डेटा आंकड़ा मिल सकता है, ये आंकड़ा मिल सकता है, तहीं आप रिसर्च करेंगे। तो आपकी समस्या वैसी होनी चाहिए जिससे कोई दूसरा वर्ग या किसी दूसरे वर्ग की हानि ना हो, इसको ध्यान में रखा जाता है, रिसर्च इथिक्स में आता है ये सब। तो ये हो गया। अगर हम अगली बात करें कि और कैसी रिसर्च कैसी होनी चाहिए, तो जिसके लिए डेटा इजिली अवेलेबल हो, आंकड़े, क्योंकि रिसर्च में आंकड़ों का खेल होता है, तो ऐसा समस्या ना चुन लीजिए आप कि जिसके लिए आंकड़े अब लाना मुश्किल हो जाए। मतलब यह है कि ऐसा है जिससे सामग्री जिसके लिए उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो। एक रिसर्चर के लिए, खास करके स्टूडेंट के लिए, तो वैसी समस्या बिल्कुल नहीं चयन करनी चाहिए जिसके लिए आंकड़े बहुत मुश्किल हो, क्योंकि आंकड़े अगर मुश्किल हो लेना तो सारा पैसा वैसा सब आपका चला जाएगा उसी में, सारा समय ये सब आंकड़े एकत्रित करने में ही चला जाएगा। तो जब आपको आंकड़े एकत्रित करने में समय चला जाएगा तो फिर आप एनालाइज करने में, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करने में यानी लंबा खींच जाएगा। तो आंकड़े डेटा जिससे लिए आसानी से उपलब्ध हो, रिसर्च को ऐसा भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर के मैं अब बस यहीं कंक्लूड कर रहा हूं। इस वीडियो में हमने बात की समस्या क्या होती है, समस्या कितनी तरह की होती है, समस्या कहां से मिलती है, और समस्या चुनते समय, समस्या की पहचान करते समय किन किन बातों को का ध्यान रखना चाहिए एक रिसर्चर को। इस वीडियो में मैं इतना ही बात किया। ये स्टेप 1 था रिसर्च का। ऐसे और भी रिसर्च है, उनका स्टेप्स जो है, जैसे फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, डेटा कलेक्शन है, सैम्पलिंग है, हम सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, इसको आप देखिए, बार बार देखिए, समझिए। और जो भी मैं बताया ये सब किताबी बातें, ज़्यादा किताबी बातें इसमें नहीं है, इसमें समझ के बताया, मैं जो समझा वो आपको बताया। अगर आप इसको लाइक कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद।